हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड वीडियो। आज का जो ये वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है वो इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हो रहा है और फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स और यूनिट 1 है। चैप्टर्स नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, मतलब मोस्टली इन क्लास 9 में पढ़े हैं और कभी कभी एप्लीकेशन में क्लास 10 में पढ़े होंगे, पर 11th क्लास में अब आप कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा स्टडी करेंगे। तो क्लास 9 में इन केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपने मैटर के बारे में पढ़ा था, पर वहां पे थोड़ा सा डिटेल स्टडी नहीं था। तो यहाँ पे फिर आपको अबाउट मैटर के बारे में पढ़ाएगा या मैटर्स के बारे में पढ़ाएगा, पर इन डिटेल पढ़ाएगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएगा, लॉजिकली पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर्स का जो है ना नीट और IIT JEE में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है 1.2 ऑफ द NCERT टेक्स्ट बुक। टॉपिक नेम है नेचर ऑफ मैटर। हमने मैटर डिस्कस करना। आपने कहा सर मैटर क्या है, मीन्स मैटर क्या है? कुछ नहीं, ये डस्टर भी एक मैटर है, ये चौक बॉक्स भी एक मैटर है और ये चौक भी एक मैटर है, आपकी नोटबुक भी एक मैटर है। आपने कहा सर ये तो मुझे अपने अराउंड या सराउंड में दिखते हैं। यस, एवरीथिंग या एनीथिंग इन जो है आवर सराउंडिंग्स, इवन फ्रॉम दिस नेचर टू यूनिवर्स, वो मैटर है, मैटर। अब आपने कहा ठीक है सर, मेरे सराउंडिंग में मैं डस्टर लेके आपके पास आता हूं, तो आप इसको कैसे कहेंगे कि ये मैटर है? तो ठीक है, अब बताना है कि ये डस्टर एक मैटर है। तो इसके लिए क्या होगा, जरा देखो, इसके पास डायमेंशंस है, 3 डायमेंशन है। आपने प्रीवियस क्लासेस में मैथमेटिक्स जो है हर जगह यूज हुई। इसके पास लेंथ है और इसके पास विड्थ है और इसके पास हाइट है। लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इस डस्टर का जो क्यूबॉइडल होता है वॉल्यूम मिल जाएगा। आपने कहा सर मैं तो इसको तोल भी सकता हूं, इसका वेट भी कर सकता हूं, मतलब इसको मैं वे कर सकता हूं। तो वे करने से आप इसका क्या निकाल देंगे, मास भी निकाल देंगे। अब वॉल्यूम है तो यूनिट भी पक्का होगी, मींस क्यूबिक यूनिट्स जरूर होगा। मास है तो इसकी भी यूनिट होगी, ठीक है, मे भी किलोग्राम और मे भी ग्राम, मे भी मिलीग्राम। तो आपने सोच लिया कि हाँ ये मैटर, ये जो डस्टर है इज अ मैटर। वाई? क्यों? क्योंकि इट हैज वॉल्यूम एंड मास। तो आपने 9th में पढ़ा है, 9th में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन अबाउट मैटर, जब भी मैटर वर्ड या टर्म ब्रेन में आएगा तो सबसे पहले जो फंडामेंटल डेफिनेशन ब्रेन ने सोचनी है कि उसके पास, मतलब इट हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम और नॉट, मतलब उसके पास दोनों चीज होनी चाहिए। मीन्स मैटर हैज बोथ
मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब है अब जिसके पास वॉल्यूम होगा ना वो स्पेस, स्पेस का मतलब देखो ये हवा है, अभी यहाँ ये स्पेस में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जगह घेरेगा। मीन्स वॉल्यूम को दूसरी तरह से भी हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम मीन्स जो है बाद में इन मैथमेटिक्स में आपने कैपेसिटी भी पढ़ा होगा, क्या होता है, सिटी। कैपेसिटी का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइज स्पेस, और क्यों पाई भी कर सकते हो, पाइज भी कर सकते हो। तो फर्स्ट फंडामेंटल जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है मैटर की, उसके पास दो चीजें जरूर होनी चाहिए। कोई आपसे कहे कि देखो मैं आपको एक मैटर देता हूं, किसी ने आपसे कहा लो ये मैटर लाया आपके लिए, मतलब केमिस्ट की लैंग्वेज में कैसे करेंगे, उसने आपने कहा ये लो ये मैं आपके लिए एक मैटर लाया, उसने आपके हाथ में चौक रख दी, ये चौक रख दी, ऐसे रख दिया हाथ में, तो आपको फर्स्टली ब्रेन में कहना है कि इसने मुझे मैटर दिया है, तो उसके पास मास होना चाहिए, इसके पास मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, इसको वे कर लो, इस चौक को आप वे कर लो, इसको तोड़ लो, वे कर लो, ठीक है, तो आप इसका मास फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आएगा ग्राम में आए। और आप जानते हो आपने का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करा, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में 8th में, 9th में, 10th में वॉल्यूम के लिए फंडामेंटल डेफिनेशन पढ़ी है। इसके पास सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, और क्या है इसके पास हाइट है, क्या निकल आया वॉल्यूम, और वॉल्यूम कोई नंबर नहीं है, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके पास यूनिट जरूर होगी, क्यूबिक यूनिट जरूर होगी, मींस सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, अदर यूनिट्स भी होगी। तो आपने सबसे पहले मैटर देखना, मैटर है तो आपसे कहा कि ये चौक, आपके फ्रेंड ने आपको चौक दी थी, उसने कहा एक मैटर है, तो मैटर है तो आपको फर्स्टली इसका वॉल्यूम मास फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है, और फिर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इट हैज बोथ, अगर इसके पास दोनों चीज है तो ये मैटर है। अब आप कहोगे सर जिसके पास वॉल्यूम होगा उसके पास मास जरूर होगा, या जिसके पास मास होगा उसके पास वॉल्यूम जरूर होगा। तो मैटर का कॉन्सेप्ट है, ये जो सारी चीजें हैं, शेप ऑफ मैटर है, साइज ऑफ मैटर है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का करेंगे, और फिर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का करेंगे। अभी तो हम जस्ट मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ओके, अब आपसे कोई कहता है कि मैं आपको, या आपके क्लास में आपको कोई ये चौक का डब्बा दे देता है, इस तरह से चौक बॉक्स है, ठीक है, आपके हाथ में रख देता है। केमिस्ट्री की क्लास में कोई आपका क्लासमेट है, अब वो कहता है बता क्या रखा है, क्या दिया मैंने आपको। अब आप उसको ये नहीं कहेंगे आपने मुझे एक चौक बॉक्स दिया, उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप आंसर देंगे आपने मुझे एक मैटर दिया है। अब वो पूछेगा मैटर मीन्स, आप कहोगे मीन्स इट हैज, या मैटर हैज बोथ मास दिया, वॉल्यूम दिया। तो आप उसको वॉल्यूम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बता सकते हो। यू नो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कैसे निकालते हैं, और ऐसे ही आप इसका मास भी निकाल सकते हो। ओके, अब सपोज करो आपको कोई स्टूडेंट्स एक बुक देता है और कहता है, कोई केमिस्ट्री के पीरियड में बुक देता है, कहता है इज इट मैटर और नॉट, आप उसको यस कहेंगे, क्योंकि बुक के पास क्या होगी, लेंथ होगी, विड्थ होगी, और क्या होगी, हाइट होगी, तो उसके पास मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। तो कुछ सिमेट्रिकल
सॉलिड्स होते हैं, जैसे आपने अबाउट क्यूब पढ़ा है, क्यूबॉइड पढ़ा है, सिलेंडर पढ़ा है एंड स्फीयर पढ़ा है और कोन पढ़ा है। तो इस फॉर्म में अगर हमें मैटर मिलता है, इन दीज फॉर्म्स में अगर हमारे सामने कोई मैटर पुटअप करता है, रखता है, तो हम डेफिनेटली हम उसका वॉल्यूम इजिली फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन अब देखो, आपके पास कोई पत्थर उठा के लाएगा, अब वो पत्थर कोई सिमेट्रिकल तो होगा नहीं, स्टोन, ठीक है, या स्टोन सिमेट्रिकल तो होगा नहीं, लेकिन इसके पास मास जरूर होगा और वॉल्यूम जरूर होगा। अब मास तो आप इसका वे करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपने कहा सर इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करूंगा? वॉल्यूम फाइंड आउट करने का पैटर्न क्या होगा? अब आपके पास कोई सिमेट्रिकल या कोई लॉजिकल फॉर्मूला तो है नहीं है, पर ओके, इन मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में जब हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वी कैन फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम आल्सो। तो ये देखो, इन फिजिक्स के अंदर इस तरह की जो एबनॉर्मल सॉलिड्स होते हैं जहां पर सिमेट्रीज नहीं होती है, तो वहां हम वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ओके, तो मैं अब कॉन्सेप्ट को बदलने जा रहा हूं। ये तो मैंने जस्ट आपको जो आपने जो अपने प्रीवियस नॉलेजेस ली है क्लास 9 में, 10th में, या मे बी क्लास 11 अप्रैल को दिस मंथ जो है, ये आपने स्टडी की। लेकिन मैं आपको जो मेथड पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मैटर बनाऊंगा, मैटर का फॉर्मेशन करूंगा, मैटर का फॉर्मेशन करूंगा। पहले से ही मैटर नहीं दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले से ये मैटर दिखा दिया मैटर है, ये भी क्या बताऊं मैटर है, और मैं भी एक क्या बताऊं मैटर हूं, ये चौक भी एक मैटर है, ब्लैक बोर्ड भी मैटर है, एवरीथिंग इन द नेचर या इन यूनिवर्स वो क्या है, मैटर है। तो आपने कहा सर मैं मैटर आपको दिखाने वाला नहीं हूं, दिखा रहा हूं अभी जो है, लेकिन मैं इस मैटर को बनाऊंगा। तो जब आप खुद कोई चीज बनाएंगे तो वो आपको जल्दी से समझ में आने लगेगी। अब आपने कहा सर आप मैटर को कैसे बनाएंगे, तो अब याद करो डाल्टन को, आपने पढ़ी है डाल्टन्स जो है थ्योरी ऑफ, या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, या डाल्टन्स जो है थ्योरी ऑफ एटम पढ़ी है। तो डाल्टन साहब क्या कहते हैं बताओ? डाल्टन साहब का जो पोस्टुलेट्स हैं ना डाल्टन साहब के, वो पोस्टुलेट में आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ क्या, इनडिविजिबल एटम्स। ये अब मैं सेकंड एप्लीकेशन लगाने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि मैं मैटर बनाऊंगा, मैटर दिखा दिया है मुझे भी, लेकिन अब मैं मैटर और मैटर्स को बनाऊंगा। मींस गैसियस मैटर्स कैसे बनाऊंगा, और लिक्विड मैटर्स कैसे बनाऊंगा, सॉलिड मैटर्स कैसे बनाऊंगा, ये तो मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन किए हैं मैटर के। अब आपने कहा सर मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन भी तो होगा। यस, मैटर के दो केमिकल क्लासिफिकेशन होंगे। नंबर 2 मीन्स 2 क्लासिफिकेशन होंगे। नंबर 1 मिक्सचर, नंबर 2 प्योर सब्सटेंस। अब आपने कहा सर मिक्सचर का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। यस, मिक्सचर का लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, और फिर प्योर सब्सटेंस का भी हम क्लासिफिकेशन करेगा, जहां हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करेंगे। अब एलिमेंट्स कैसे बनता है? एलिमेंट्स एक मैटर होगा ना, अभी कहां पर है, एलिमेंट एक मैटर है। अगर
एलिमेंट और एलिमेंट्स आर मैटर, एलिमेंट एंड एलिमेंट्स आर मैटर, तो कंफर्म है उनके पास मास भी होगा, वॉल्यूम होगा। ऐसे कंपाउंड जो है या कंपाउंड्स आर मैटर, तो उसके पास मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। अब देखना आखिर इनके वॉल्यूम में क्या है, मैटर के वॉल्यूम में क्या है। तो डाल्टन साहब को याद करो, या अनसेंट इंडियन फिलोसोफर को जो है को याद करो, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, या ग्रीक फिलोसोफर को याद करो। तो अब सीधे डाल्टन्स पे जाते हैं, क्योंकि डाल्टन्स को ज्यादा वैल्यू दी गई है। तो मैटर कंसिस्ट और या कंटेन्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। अब मैं थोड़ा सा ये वर्ड आपके लिए सस्पिशियस हो जाएगा। डाल्टन सर ने कहा था, या उससे पहले के जो फिलोसोफर थे वो मानते थे कि एटम्स जो है इंडिविजिबल है। इन द प्रेजेंट टाइम जो है एटम एंड एटम्स आर डिविजिबल। ओके, क्यों? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मीन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन से बने हैं, प्रोटॉन से बने हैं, न्यूट्रॉन से बने हैं, अदर जो है न्यूक्लियर पार्टिकल्स भी होते हैं। तो अब मैं ये तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल डिस्कशन है, ठीक। तो अब मैंने अभी आपको कहा कि मुझे अब मैटर का फॉर्मेशन करना है। तो अब हम जो है इनवर्स रेसिप्रोकल उल्टी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उल्टी मींस सबसे पहले अब हम एटम्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये एटम्स ही मिलके मैटर को बनाते हैं, मैटर को बनाते हैं। अब आपने कहा सर एटम्स क्या होते हैं, थोड़ा 9th क्लासेस में आपने पढ़ा अबाउट एटम्स, और फिर थोड़ा 10th में पढ़ा होगा, अब थोड़ा 11th में भी पढ़ लिया होगा। ये अप्रैल है, मई है और जून के महीने में भी एटम्स के बारे में पढ़ा है। तो मैं अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने जा रहा हूं। मैं आपको मैटर का फॉर्मेशन करूंगा, मींस मैंने फॉर्मेशन और मैटर करना है। मैं अपने वीडियोस में आपको क्या देने वाला हूं, मींस सीधे सीधे मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि जिस जो परंपरागत तरीके से जो केमिस्ट्री लिखी गई है बुक्स में, और या हमको जो क्लासेस में पढ़ाई जाती है, मुझे उस टाइम की केमिस्ट्री पे मजा नहीं आता। उस तरह से मुझे एक्सप्लेन करना नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि यस, ये मैटर के पास वॉल्यूम होता है ना, मैटर के पास क्या होता है, मतलब वॉल्यूम होता है। मींस ये देखो, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, तो ये वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम के भीतर क्या होता है, वॉल्यूम के भीतर क्या होता है, मींस तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि इस वॉल्यूम के भीतर जो सिंपलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं वो है एटम्स। इसका मतलब है एटम से ही मैटर का क्या करते हैं, मतलब फॉर्मेशन करते हैं। अब आपको एटम्स के बारे में नॉलेज जुटानी है। एटम्स के बारे में जिसको नॉलेज आ गई, अब आपने कहा सर एटम्स के बारे में क्या चाहिए, ओके, अब मैं इसको इरेज करूंगा। अब मैं कहां फोकस हो गया आपको पता है, एटम्स। अब मुझे एटम और एटम्स खोजने हैं, बस हो गया। अगर मैंने एटम खोज लिए और एटम्स खोज लिए और उनका प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने स्टडी कर लिया, अब आपने कहा सर उनका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होगा एटम्स का वो क्या होगा, उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और कम से कम 1 या 2 अभी आपको मैं मैटर्स का फॉर्मेशन करके इस वीडियो में दिखा दूंगा।
ओके, तो अब मैटर क्या है? आपने कहा सर सपोज करो ये मैंने एक चौकी ली, तो ये इसका क्या रहेगा? वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम में क्या होंगे? एटम्स होंगे। अब आप कहा सर इस वॉल्यूम में तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यस यस, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पर अभी हम ऐसा मैटर ले रहे हैं जहां जिसका फॉर्मेशन ना मॉलिक्यूल्स नहीं हुआ है, मींस मॉलिक्यूल्स नहीं हुआ है, उसका फॉर्मेशन सिर्फ जो है एटॉमिक पार्टिकल से हुआ, मतलब एटम से हुआ है। तो अब आपने क्या करना है? ठीक है, ये मैटर है क्योंकि इसके पास वॉल्यूम है, इसके पास मास है, ठीक है। अब इसको क्लासिफाई करना है, तो दो तरह के क्लासिफिकेशन लगेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट हैं इस मैटर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर हम बिल्कुल परिपाटी के अनुसार चलेंगे तो हम केमिस्ट्री को कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर हम केमिस्ट्री को उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा, आपने कहा सर रेसिप्रोकल करते हैं या इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्स कंडीशन करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, तो क्या केमिस्ट्री में समझ पाऊंगा? वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से आप केमिस्ट्री समझ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, मैटर का फॉर्मेशन ही कर देते हैं। ओके, तो ये मैटर है क्योंकि इसके पास वॉल्यूम है और इसके पास क्या बता? मास। तो कंफर्म है इसके वॉल्यूम में, वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में एटम्स होंगे, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अभी हम ये इमेजिन करो, नहीं, इसका फॉर्मेशन केवल एटम्स से हुआ है। अब वो एटम्स सिमिलर होंगे, मतलब सारे एटम्स यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, एवरी जो है पोजीशन का एटम सेम होगा या डिफरेंट होगा इन प्रॉपर्टीज, ये भी डिस्कस करना है। तो ये तो बहुत दूर की बात है। आपने कहा अच्छा, मैटर का फॉर्मेशन अगर एटम्स करते हैं तो मुझे तो एटम्स के बारे में ही जानना चाहिए। यस, हमको एटम्स के बारे में ही जानना चाहिए। अब एटम्स के बारे में जानना है तो एटम्स के बारे में क्या जानना है? सबसे पहले शेप के बारे में जानना पड़ेगा। तो एटम और एटम्स का शेप और शेप्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये इंटरनली शेप दिखेगा या एक्सटर्नली दिखेगा? तो एवरीबॉडी एक्सटर्नली देख पाएंगे। उसके बाद फिर इसके भीतर क्या है, इस एटम्स के भीतर क्या है, इनसाइड एटम क्या है वो आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और सो मेनी न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और मैं न्यूक्लियर पार्टिकल्स कह रहा हूं। आपने कहा सर अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर है, प्रोटॉन्स इसके भीतर है, न्यूट्रॉन्स इसके भीतर है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये थोड़ा सा जब इनिशियली जब कोई वीडियोस बनता है तो आपको थोड़ा सा ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए ये सब चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब बात आया ये एटम्स के भीतर है तो कैसे हैं, मींस इनका ओरिएंटेशन क्या है, लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो एटम्स को खोजना है। एटम और एटम्स को हमें स्टडी करना है। आपने कहा सर कैसे स्टडी करेंगे? ओके, तो एटम्स का क्या करेंगे? शेप स्टडी करेंगे और इनर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। तो आपको जब
एटम के भीतर आप स्टडी करने गए थे तो वहां आपको इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है उनसे प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको प्रोटॉन्स मिले थे, कहाँ मिले थे सोचो, न्यूट्रॉन्स भी मिले थे। और 11 और हायर क्लासेस में आप अदर पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे। अब आपने कहा सर ये जो पार्टिकल्स हैं ना इनका क्या मीनिंग, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब दीज आर द पार्ट्स ऑफ एटम्स, ये एटम्स के पार्ट हैं। अब आपने कहा सर इनका ओरिएंटेशन क्या होता है उस एटम के भीतर, उस एटम के भीतर इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, मीन्स इनकी पोजीशन क्या होती है। तो इसके प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9 में भी कुछ एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं, आपने पढ़ा होगा। मीन्स डाल्टन्स जो है मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, फिर आपने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया मैं आपको उल्टी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सीधी केमिस्ट्री पढ़ा करके आप मैटर को भी नहीं समझ सकते हैं और उनकी फिजिकल स्टेट्स को भी नहीं समझ सकते हैं, उनका केमिकल क्लासिफिकेशन भी नहीं समझते हैं, आप एलिमेंट्स के बारे में भी नहीं समझ पाएंगे, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं एटम्स को फॉर्मेशन करूंगा, अभी एटम बताने जा रहा हूं, वो एटम से कैसे मैं गैसियस मैटर बनाता हूँ, लिक्विड मैटर बनाता हूँ, सॉलिड मैटर बनाता हूँ, एलिमेंट्स कैसे बनाता हूँ और कंपाउंड कैसे बनाता हूँ, ये डिस्कस करेंगे। तो अब सीधे एटम के बारे में पढ़ते हैं, ओके। सीधे एटम के बारे में पढ़ते हैं और एटम में सीधे 1h1 के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद सीधे हीलियम के बारे में पढ़ते हैं, 2He4 और मे भी 3। उसके बाद सीधे लिथियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स सीधे एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एटम्स के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है, देखो अबाउट एटम। हमने एटम के बारे में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो शेप पढ़ना है, मतलब कोई भी एटम हम पढ़ेंगे उसका शेप पढ़ेंगे, ठीक है। उसका शेप कैसा है, क्या एटम क्यूबॉइडल होगा, क्या एटम क्यूबिकल इन शेप होगा, नहीं। एटम जो है ना वो क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप होता है। ये अब कैसे बातें हमने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जब हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तब हमें ये सीखने को मिलेगा। तो हमें अबाउट एटम क्या पढ़ना है, शेप, दूसरा साइज नहीं पढ़ना है, तीसरा इनर स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसका इनर स्ट्रक्चर देखना है। अब आपने कहा सर इनर स्ट्रक्चर में क्या देखना है, इनर स्ट्रक्चर के अंदर जो है मीन्स कॉन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स देखना है और पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन्स देखना है। अब स्पेशली अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि एटम के भीतर अभी जो अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स है वो हम फिजिक्स के पार्ट में पढ़ेंगे और न्यूट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी हमने मोस्टली अपने को फोकस करना होगा इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखना है। तो एटम के बारे में हमें क्या पढ़ना है, शेप, साइज, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मतलब इसके भीतर जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसा है, प्रोटॉन्स का भी न्यूक्लियस के अंदर कैसा है, न्यूट्रॉन्स का भी न्यूक्लियस के अंदर कैसा है।
अब हम सीधे आपको क्या दिखाने जाएंगे, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। आपने कहा सर आप सीधे क्यों यहां आ गए, आपने डाल्टन मॉडल की बात की, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की बात नहीं की, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम की बात नहीं की, आप बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर मॉडल ऑफ एटम की बात नहीं कर रहे हैं, आप सीधे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको फॉर्मेशन करना मैटर का फॉर्मेशन करना है, तो मुझे अब क्या चाहिए, ठीक है, शेप तो चाहिए, वो तो आपको भी पता है, शेप ऑफ एन एटम पता ही है, साइज वेरी करेगा या नहीं करेगा एटम्स का, करेगा, इनर स्ट्रक्चर एटम का कैसा होगा, थोड़ा सा आपका ब्रेन एक्टिवेट होने लग गया होगा, ठीक है, तो उसके भीतर इनसाइड आपको जाना है। अब अपने को आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बना लो, मतलब अपने को स्टुअर्ट लिटिल बना लो, जो है उससे भी छोटा करके एटम के अंदर घुस जाओ, और वहां देखोगे आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा लग रहा है, प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट न्यूक्लियस के अंदर कैसा लग रहा है, न्यूट्रॉन्स का कैसा लग रहा है। तो इन सब के बारे में हमें डिफरेंट एटॉमिक मॉडल जो होते हैं वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 मतलब डेवलपमेंट मतलब देते हैं, उससे हम सीखें। तो अब मैं सीधे आपको क्वांटम जो है मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पे ले जाऊंगा। मींस आपने कहा सर ये क्या है, ये है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल, मतलब हम सीधे मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने चले जाएंगे। आपने कहा सर वो क्या होता है, दिखाता हूं, ठीक है, वो क्या होता है वो हम आप देखेंगे। अच्छा, ये पॉइंट में इरेज नहीं करेगा, थोड़ा सा मेरा ब्लैक बोर्ड जो है ना वो डेंस रहता है और ये थोड़ा सा हैबिट बन गई है, और धीरे धीरे यू विल बी हैबिचुअल। अब आप जो है मैं इसको बता देता हूं। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, यू नो द सिंपलेस्ट एटम, आपको पता ही है सिंपलेस्ट एटम क्या होता है। सिंपलेस्ट एटम है हाइड्रोजन, 1H4। अब आपने कहा सर क्या अदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वो भी होते हैं 1H2 और 1H3, ठीक है। तो मैं अभी इस हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, 1S1 की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली इसी का परसेंटेज इन कंपाउंड्स में या मेटल में होता है। आपने कहा सर अदर हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं, यस होते हैं। उसके बाद जिस मैं एटम का डिस्कशन करने जा रहा हूं वो हीलियम 2He4 है, 2He3 किया डिस्कशन में, फिर बाद में करेंगे जहां पे जरूरत होगी। उसके बाद सिस्टमैटिकली मैं लिथियम का करेगा, 3 होगा, और यहां पे जो है 7 होगा। ओके, तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका, हाइड्रोजन का। मतलब सीधे मैं कहां ले जाने वाला हूं आपको, सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ले जाने वाला हूं। मतलब इस हाइड्रोजन एटम के भीतर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने वाला हूं, उनका कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाला हूं,
मतलब उनका पोजीशन दिखाने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का नहीं, प्रोटॉन्स का नहीं, न्यूट्रॉन्स का नहीं है, क्योंकि दीज आर न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो अभी मैं जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं, वो जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। वो भी किसे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर दिखाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर। अब आपने कहा सर हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर दिखाओ, दिखाता हूं। हाइड्रोजन जो एटम है उसका स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूं। 1H1 दिखाऊंगा। अच्छा, मैं और क्या क्या चीज इसमें फाइंड आउट करूंगा, देखो मैंने कहा अभी मैंने एक चीजें देखी इसके भीतर, उसके बाद जब मैं एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कर दूंगा, मतलब उसके बाद फिर मैं इसमें क्या निकालूंगा, लास्ट सेल निकालूंगा। अभी बात आएगी, सेल भी आएगा कि एटम के पास सेल होता है, सब सेल होता है, ठीक है, और ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है मींस रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब रेस्ट में रहते हैं या मोशन में रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो रेस्ट में रह नहीं सकते, मोशन में रहेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात है, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इस ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ध्यान से सुनने हैं। उसमें लास्ट सेल बहुत ही वैल्यूएबल है, उसका नेम हम देंगे वैलेंस सेल। ये देखिए, जो हमें पढ़ना है पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। बैलेंस सेल, अब बैलेंस सेल खोजेंगे तो वहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, ठीक है, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हमें खोजने हैं। फिर वैलेंसी भी खोजनी है, मींस वैलेंसी को आप वैलेंस भी कहते हैं, वैलेंसी भी खोजनी है। आपने कहा सर वैलेंसी खोजने के बाद आप क्या खोजेंगे, ओ ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर्स खोजने। आपने कहा सर, और देखते ही एटम को देखते ही बताना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस OA है, या रिड्यूसिंग एजेंट है, या बोथ है, या दोनों ही है, दोनों ही है। आपने कहा सर इतने पॉइंट्स एटम्स के पास होते हैं? यस, मतलब एटम के पास शेप होगा, मतलब सीधे सीधे कहा जाए तो एटम भी अपने आप में एक मैटर है। मैटर मीन्स वेरी वेरी स्मॉल मैटर, मीन्स एटम भी अपने आप में एक मैटर है, वेरी वेरी स्मॉल मैटर है। मीन्स हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते हैं, उसका जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। तो एटम भी अपने आप में एक मैटर है, और सारे एटम्स के पास जो शेप है वो सेम है। जो शेप है ना सारे एटम्स के पास वो सेम है, वेरी नहीं करता। मैं शेप की बात कर रहा हूँ, साइज की बात नहीं कर रहा हूँ। सेम मतलब सारे के सारे एटम्स जो है स्फेरिकल, क्या बताओ, शेप है, मतलब स्फेरिकल है। हाँ, साइज वेरी करता है, इनर स्ट्रक्चर भी वेरी करेगा, एटम टू एटम में इनर स्ट्रक्चर भी वेरी करेगा। अभी से बता दे रहा हूं, आपने अबाउट आइसोटोप्स पढ़ा होगा,
और अबाउट आइसोबॉर्स पढ़ा होगा, ठीक है। आपने कहा सर अब फिर क्या करना है, अब सेल्स की बात आती है तो स्पेशली हमने क्या देखना है, एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनका अरेंजमेंट देखना है। तो अरेंजमेंट का मतलब है उनका ओरिएंटेशन देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है, उनकी पोजीशन कहाँ है। तो उसको खोजने के लिए तो उसके भीतर सेल्स की बात आएगी, एटम के भीतर सेल और सेल्स की बात आएगी। अब आपने कहा सर रियली एटम के भीतर मीन्स इन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या रियली सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो रियली वहां मतलब फॉर्म होते हैं। फिर सब सेल की बात आएगी, सब सेल्स की बात आएगी, फिर बात आएगी ऑर्बिटल्स की जो है, ठीक। और अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम करेंगे एटम के भीतर, वहां से हमने बैलेंस सेल खोजना है। उस बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब बैलेंस ही उस एटम की खोजनी है, मींस बैलेंस खोजना है। अच्छा मॉडर्न डेफिनेशन में ये बैलेंसी और बैलेंस क्या होता है पता है आपको, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा इन द बैलेंस सेल। चिंता मत करो, बाद में सिस्टमैटिकली लिखेगा, डिफाइन करेगा। तो आपने कहा अच्छा बैलेंस ही कैसे निकलेगी सर, जब मैं 9th में था तो मुझे हाइड्रोजन का बैलेंस ही 1 रटाया गया था। नहीं, हम दिखाएंगे आपको हाइड्रोजन का बैलेंस ही 1 क्यों होता है और 1 ही होता है, वेरी क्यों नहीं होता है, ठीक है। और मींस बैलेंसी और बैलेंस का मतलब है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है इन द बैलेंस सेल। आपने कहा सर ये कैसे फाइंड आउट होगा, ओ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम वो बताएगा, ठीक है। दूसरा, अब आपने कहा सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हाँ हर एटम के पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब आप कहोगे सर मैंने तो पढ़ा एलिमेंट हैज ऑक्सीडेशन नंबर, यस वही एटम्स ना मिल करके एलिमेंट्स बनाते हैं, तभी तो हमें उल्टी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, अभी बताता हूं। आपने कहा सर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमारे हाथ में आ जाएगा ना एटम्स का, अब जैसे मैं कहूंगा ना, देखो अगर आपसे कहूंगा यह हाइड्रोजन एटम 1H1, अच्छा ये हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो मैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स को +1 भी लिख सकता हूं, 0 भी लिख सकता हूं, -1 भी लिख सकता हूं, मींस इसकी जो रेंज है -1 से +1 है इंक्लूडिंग 0। अभी तक जितनी भी स्टेट्स मिली हैं ये, इसका मतलब है ये हाइड्रोजन जो है, अब आपने पूछा ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, वो भी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अच्छा ये वीडियो लेंथी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा देगा, लेकिन उस वीडियो में जो टॉपिक्स में देगा, अगर 1.2 नेचर ऑफ मैटर है, मे भी मैं 2, 3, 4, 5, 6 वीडियोस भी बनाता हूं, तो ये पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा आपने कहा सर ऑक्सीडेशन नंबर, यस ऑक्सीडेशन नंबर देखते ही आप बता दोगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो जैसे देखो अगर हाइड्रोजन एटम है या फिर डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन में करेगा क्योंकि गैसियस मैटर बनाएगा, तो यहां पे मुझे ऑक्सीडेशन नंबर 0 मिलेगा। मैं सिखाऊंगा कैसे मिलेगा 0,
बस आपको रेगुलरली वीडियोस देखने होंगे, क्योंकि क्लास तो देखो, क्लास में तो क्या होगा, फिजिकल क्लासेस में तो स्टूडेंट्स आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, रेगुलरली क्लास अटेंड करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो है मीन्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो से लेना चाहते हैं, उनको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 सिस्टमेटिकली सारे वीडियोस पढ़ते होंगे। तो जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, जो है मैंने कहा इन H2 डाइहाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब जब ये रिएक्शन करने जाएगा ना, रिएक्शन का मतलब है किसी से कंबाइन होने जाएगा ना, तो वहां ये या तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 में चला जाएगा, और ये -1 में जाएगा। अब आपने कहा सर ये +1 में कैसे जाएगा, डोंट वरी मैं बताएगा कैसे बताएगा, ठीक है। और -1 में कब जाएगा मैं बताऊंगा। +1 में जाएगा, -1 में कब जाएगा, मेटल के साथ जब लड़ने जाएगा, मींस रिएक्ट करेगा। और +1 कब जाएगा, जब नॉन मेटल के साथ जाएगा, वहां पे नॉन मेटल्स कौन से होंगे, पिताजी होंगे, पिताजी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे मोर होगी। फिंगर्स में केमिकल रिएक्शन लिखना सीख जाओगे, ठीक है। ओ अगर ऐसा होगा तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसा हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब ये क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। अगर ऐसा हुआ है तो रिडक्शन हुआ है, मींस या ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नीट के क्वेश्चंस में लिखा होता है या IIT JEE में लिखा होता है, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या बोथ। हाइड्रोजन जो होता है मींस डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन, उसके पास दोनों ही कैरेक्टर होता है। कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी होता है और रिड्यूसिंग। तो अब आपको क्या करना है, अगर यू मींस वी कैन राइट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, या वी नो द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मींस हम एटम का मॉडर्न जो है स्ट्रक्चर जानते हैं। मॉडर्न स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब उसके भीतर स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स का जो है अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहोगे सर कॉन्फ़िगरेशन क्या, अरेंजमेंट क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि एटम तो स्फेरिकल होगा ना, तो स्फीयर के पास कितनी डायमेंशंस होंगी, 3, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इसका मतलब है तो यहां भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो कैसे होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ होल्ड में रहता होगा, रेस्ट में रहता होगा, या मोशंस में रहता होगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सारे एटम्स का मैं तुम्हें सिखा देगा, तो आप वहीं पे उस एटम्स की आपको वैलेंसी भी, मतलब उस एटम का आपको क्या क्या लर्न हो जाएगा। ओके, तो एटम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कौन सा वाला, ALMN वाला। सोचो 9th क्लास में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नेम क्या था, ठीक है, बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो मैं यही आपको सिखा देगा सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डोंट वरी, जब आप क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से इनको सीख जाएंगे। आपने कहा यस सर, सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, अफबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा, उसके बाद हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, मींस स्क्वायर बॉक्स में लिखना सीखेंगे। बस सिखाएगा अपना कैसे, ठीक है। तो हम क्या निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें नाम क्या है इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहां हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट खोजेंगे,
मतलब सब सेल में वो कैसे अरेंज हैं, ये सेल्स में उनका अरेंजमेंट कैसे है, ये सब सेल्स में उनका अरेंजमेंट कैसे है, वहां पे ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें अरेंजमेंट। तो इससे हम क्या निकालेंगे, एटम्स के बारे में हमें सबसे पहले इसका वैलेंस सेल खोजना मिल जाएगा, जो 9th में भी होता है, वैलेंस सेल ऑफ एन एटम या एन एलिमेंट। तो कार्बन का वैलेंस सेल कौन सा होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस सेल कौन सा होता है, और वैलेंसी मतलब वैलेंस भी कहते हैं ये है। उसके बाद ये वैलेंसी और वैलेंस कैसे निकलेगा, थोड़ी देर पहले बताया था, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। बैलेंस सेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ बैलेंसी और बैलेंस। अब आपने कहा सर ये सब निकल गया, पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना सिखाऊंगा। आपने कहा सर इसका फायदा क्या है, एटम को देखते ही, मॉलिक्यूल्स को देखते ही, कंपाउंड्स को देखते ही कह दोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, या बोथ कैरेक्टर इसके पास हैं, बोथ कैरेक्टर हैं। ओके, उसके बाद आपने कहा सर आप उसके बाद केमिकल रिएक्शंस इजीली लिख सकते हो कि कैसे केमिकल रिएक्शंस लिखी जाती हैं। तो आपने कहा सर ये सीखने के लिए जो है बहुत जरूरी, इसका मतलब है केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एटम्स के बारे में चाहिए, आपको एटम्स का पता होना चाहिए, एटम और एटम्स का पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर एटम और एटम्स के बारे में पता हो गया, अच्छा ऐसा नहीं है आपको अच्छा उसके सिंबल आते हैं, आपने कहा सर मेरे को तो एटम के बारे में सब पता है, मीन्स क्या पता है, अरे मुझे उसका सिंबल आता है और एटॉमिक नंबर आता है, मास नंबर आता है, नो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए, सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चाहिए, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए, और पोजीशंस और लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए। उसके बाद वैलेंस सेल खोजना है किसी भी एटम का और एलिमेंट का, क्योंकि एटम्स मिलके ही एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, और उस की वैलेंसी भी खोजनी होगी। अब आपने कहा सर वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। अब जब तक आपको वैलेंस सेल खोजना नहीं आएगा, वैलेंसी खोजनी नहीं आएगी। अब आपको वैलेंसी खोजनी नहीं आएगी तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन खोजनी नहीं आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा। देखो आपने 9th में तो बैलेंस सेल सुना होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सुना होगा, बैलेंसी सुनी होगी, वेरिएबल बैलेंसी सुनी होगी, और आपने ऑक्सीडेशन नंबर भी सुना होगा। तो खेल है ऑक्सीडेशन नंबर का। हाँ, वहां आपने सुना होगा मैग्नीशियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम या जनरली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल्स के पास दोनों ही कैरेक्टर सुना होगा, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग जो है। तो ये क्या है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बताएगा। इसका मतलब है अब कैसे भी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, किसके भीतर, एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट चाहिए, थॉमसन वाला नहीं चाहिए, ठीक है, रदरफोर्ड वाला भी नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बोहर मॉडल वाला चल सकता है, पर कंप्लीटली नहीं देगा, बैलेंस ही नहीं देगा। बैलेंस सेल बता देगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देगा, पर बैलेंस ही नहीं बताएगा। अब आपने कहा सर कौन सा वाला चाहिए, मतलब सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, गिवन बाय अफ वाव ने दिया था। इससे सर कितना काम चलेगा,
इससे हमारा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इजी हो जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन बाय हुंड ने दिया था, उससे हमारे सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने कहा सर इससे क्या होगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस एटम एटम से कंबाइंड होगा। एटम एटम से कंबाइंड होना, क्यों कंबाइंड होगा ये पता लग जाएगा। अच्छा, एटम एटम से कंबाइंड होगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब एटम किसी से कंबाइंड ही नहीं होता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन क्या मैटर नहीं बनाएगा वो? मतलब ऐसे एटम बहुत सारे कलेक्ट होके कंबाइंड होके क्या मैटर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे करेंगे। अब वो मैटर कैसा होगा? मतलब मिक्सचर होगा, प्योर होगा, तो प्योर ही होगा। मीन्स सिमिलर एटम 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 मिलके मैटर बनाएंगे तो वो प्योर ही मैटर होगा। अच्छा, दूसरा रही बात है, अब आपने कहा सर 2 एटम्स कंबाइंड हो सकते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब मॉलिक्यूल भी जो है सिमिलर एटम से मिलके बना है और डिफरेंट एटम से मिलके बना है, तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है। अच्छा, फिर वो मॉलिक्यूल्स भी आपस में मिलेंगे 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 मिलेंगे, एक बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। तो क्लासिफाई होकर के कैसा मैटर बनेगा ये देखना है। ये भी जो है एक तरह से प्योर मैटर ही होगा, लेकिन अब कंपाउंड के अंदर रखेंगे, इसको एलिमेंट के अंदर रखेंगे, तो एलिमेंट के अंदर ही रखेंगे। अब आपने कहा डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और वो मॉलिक्यूल्स मिलके 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 मैटर बनाएंगे। वो मैटर भी प्योर ही होगा। उस मैटर का नेम भी क्या होगा पता है आपको? जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब आपने कहा सर मिक्सचर क्या होगा? अब जब 2 and more than 2 प्योर सब्सटेंस मिक्स करने लगेंगे, हम कंबाइन करने लगेंगे, मिक्स करने लगेंगे, मिलाने लगेंगे, तो फिर मिक्सचर्स का फॉर्मेशन होगा। अब मिक्सचर्स में भी 2 टाइप्स के मिक्सचर्स बनेंगे, मींस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी, मींस सस्पेंशन का और कोलॉइड्स का और कोलॉइडल सॉल्यूशंस का। इसका मतलब है मैटर इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लास 12 में सॉल्यूशन एक बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर्स है। 15 to 16 कभी कभी जो है 10 to 16 18 मार्क्स का जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। इसका मतलब है अब हमको क्या पढ़ना है? अबाउट एवरी एटम पढ़ना है, हर एटम के बारे में पढ़ना है, उसके इनर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, मींस उसके भीतर जो न्यूक्लियस है उसके बारे में भी समथिंग वी विल रीड। और स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में मोस्टली पढ़ना है। तो वो अरेंजमेंट किसने दिया? पहले थॉमसन ने आइडिया दिया, ठीक है, अपना एटॉमिक मॉडल देके, फिर रदरफोर्ड आए, उनके मॉडल्स को जो है फॉलो किया, तो वहाँ रिजल्ट्स जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गए, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हो गया, फिर बोहर्स आ गए, फिर मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेव्स डिस्कवर्ड हो गया मैक्सवेल ने। उसके बाद फिर क्या हुआ? लाइट के बारे में पता लगा कि इट हैज 2 नेचर, ड्यूअल नेचर है। एक लाइट मींस वेव्स, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स आए वगैरह। तो हमें ये सब, अब हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, बिल्कुल मॉडर्न पढ़ना है। उससे फिर बताया मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको वो पढ़ना है। बैलेंस सेल निकालना हमें आ जाएगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालना आ जाएगा। मींस हम पता कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लुईस बेसिस कैसे होता
होता है, लिविस एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे बनते हैं, नहीं तो मैकेनिज्म लिखना आसान नहीं हो पाएगा। बैलेंसी किसी एटम की कैसे निकालते हैं और वेरिएबल बैलेंसी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम बैलेंसी कैसे निकालते हैं और द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इन द ग्राउंड स्टेट और इन द एक्साइटेड स्टेट्स जो है, और पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे निकालते हैं। मींस एक एटम का जो रेंज होता है या एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज कहां से कहां तक होता है, जितनी बड़ी रेंज होगी उतने ही ज्यादा कंपाउंड्स बनाएगा और वो एलिमेंट या वो एटम या वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा या इसके पास इट हैज बोथ कैरेक्टर होंगे, ये भी सब पता लग जाएगा। और ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखेंगे और मोनो एटॉमिक गैसेस का फॉर्मेशन होगा या मोनो एटॉमिक डायएटॉमिक होगी, पॉलीएटॉमिक होंगी, ट्राइएटॉमिक होंगी, कंपाउंड्स, सब एवरीथिंग फाइंड आउट हो जाएगा। बस हमको क्या सीखना है, एटम्स के बारे में पता करना है, मतलब एटम्स के बारे में हमें सब कुछ, मतलब ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स चाहिए और नॉलेज ऑफ ऑल द एटॉमिक मॉडल्स चाहिए। तो आई थिंक अब मैं फर्दर वीडियोस में, जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको डिस्कस करने जाऊंगा कि आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एटम बताऊंगा और उसमें ये भी बताऊंगा कि इसका बैलेंस सेल कैसे निकलता है, बैलेंसी कैसे निकलती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं। इसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन या केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब आपको मेटल्स का फॉर्मेशन सिखाना है। तो मैटर का फॉर्मेशन सिखाने के लिए, मैटर का फॉर्मेशन सिखाने के लिए मुझे आपको एटम्स फॉर्म करना, एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एटम सिखाना होगा कि एटम से क्यों कंबाइन होता है, जब एटम से कंबाइन होगा तभी तो मैटर का फॉर्मेशन होगा और फिर वो किस तरह के मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डिस्कशन मैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि डीपली स्टडी के लिए टाइम लगता है। इसलिए मैं जब भी मतलब जो स्टडी मैं कराता हूँ या आज तक कराता हूँ फिजिकल क्लासेस के अंदर, वो बहुत डीपली करानी पड़ती है। तो नेक्स्ट वीडियो में 1.2 नेचर ऑफ मैटर कंप्लीटली या डिस्कस होगा। तो मैं उसमें मैटर का फॉर्मेशन किस तरह से एटम से होता है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, तो आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे फॉलो करेंगे और आप ये भी कोशिश करेंगे कि जो आपके डाउट्स हैं वो मुझे सेंड करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे थ्रू माय ऐप और वेबसाइट जो है, ताकि मैं अपनी जो टीचिंग है और आपके लिए और इजी कर सकूं, आपको एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली पढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में ऑफ करने